पठान हवेली में इस समय मौत के जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर पहले जहां पटाखे फोड़े जा रहे थे, अब वहां गहरा सन्नाटा छा गया था। आखिरी निकाह के वक्त लड़की की हकीकत सबके सामने आई थी, जो पहले से शादीशुदा बल्कि 2 बच्चों का बाप था। जबकि दुल्हन बनी बैठी हुई वानिया बेयकीनी से उनको देख रही थी। उस हवेली में उसके भाई थे, पापा, दादा, हर इंसान था, मगर किसी ने जांच पड़ताल नहीं कराई थी। वो यही सोचती हुई अपने आप का तमाशा बनते हुए देख रही थी और लोगों में बातें बनने लगीं। सब लोगों को अपनी जगह पर वापस बैठा दो, निकाह अभी होगा। यह आवाज दादा की थी, जो रोब भरे लहजे में अपना हुक्म सुनाते हुए एक तरफ रखे सोफे पर बैठे थे। वो अपनी जगह पर बैठते हुए अपने पोते हमजा को बुलाने लगे। जब उनके बुलाने पर बहुत से लोगों ने नासमझी से उनकी तरफ देखा और वानिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्या हमजा? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। हमजा के साथ मेरा निकाह नहीं कर सकते ये लोग। हमजा भी बच्चा है, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो दिल में फैसला करते हुए अपने दादा की बात का इंतजार करने लगी। वो अपना और हमजा का तमाशा नहीं बनने देना चाहती थी। उसकी खुद की जिंदगी तो तबाह हो चुकी थी, मगर वो हमजा की नहीं करना चाहती थी। जी दादा जान। हमजा ने आगे बढ़ते हुए अपने दादा के सामने सर झुकाया। जब उनकी अगली बात पर सबके सर के ऊपर बम फट गया। सुहेल को लेकर आओ। वो अपना हुक्म सुनाकर उसके आने का इंतजार करने लगे, जबकि हमजा को ऐसा लगा जैसे उसे जमीन में धंसने का हुक्म दे दिया हो। वानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो साइको इंसान आ गया ना? मैं सबका नाम लूंगी, 11 को चुनकर मरवाऊंगी। सब लोग इस समय उस हवेली के हिस्से में मौजूद थे जहां सबका आना सख्ती से मना था। 2 दिन बाद उनकी लाडली बेटी की शादी थी, जिसकी वजह से वो इमोशनल होते उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस जगह पर आ गए थे जहां एक पियो का राज था। दुल्हन की ख्वाहिश थी जाने से पहले हवेली का वो शानदार हिस्सा देखे जो किसी ने नहीं देखा। पता नहीं वो कब आए। उसकी ये इमोशनली बातें सुनकर सबको उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उस हिस्से में कदम रख चुके थे। मेरी बात मानो, अभी भी वापस चलो। अगर भाई आ गए तो जिंदा नहीं बचेंगे, महविश ने डरते हुए बोला था। इस सन्नाटे में बस उनके जूते की आवाज थी, जिससे वो खुद ही डर रहे थे। वही तो, वानिया क्यों मरना चाहती है? शादी से पहले ख्वाहिश के चक्कर में। दूसरी ये आवाज दानिया की थी, जिसे खुद पसीने आ रहे थे। ओ यार, वो यहाँ नहीं है, दुबई में है। जल्दी चलो, देखो कितना खूबसूरत है ना ये सब। उस खड़ूस की जगह मुझे शादी में ये तोहफे में दे दें और मैं सारी जिंदगी यहीं पर रह जाऊं। वो बिना सोचे समझे बोली थी, ये जाने बिना ख्वाहिश पूरी होने का कोई भी टाइम हो सकता है। सच में मजा आ जाएगा। मैं और दानिया तो तेरे ही घर पर पड़े रहेंगे। महविश वहां की खूबसूरती देखकर सारी जिंदगी उसके घर पर रहने के लिए तैयार थी, और जबकि हमजा और कासिम उनकी बात सुनते हुए सर नामे हिलाया था। अंदर चलो, बेडरूम देखते हैं। वो उन्हें दिखाता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब दरवाजे की आवाज सुनकर वो डरते हुए पीछे मुड़े। वो स्टडी रूम था जिसका लॉक खुल रहा था। वानिया, अगर वो दुबई में है तो ये कौन है लॉन्च में? लॉन्च के पीछे पड़े सोफे पर चुपकी हुई दानिया ने लड़खड़ाते लहजे में कहा था। जब उसके बोलने की स्पीड, सबका दिल अंदर ही 1000 की स्पीड से धड़क रहा था। वहां सन्नाटा इतना था कि सबके दिलों की धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अपनी धड़कनों को रोको, वरना पकड़े जाएंगे। महविश ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए सबको मशवरा दिया, जिनकी धड़कनें हथेलियों से बज रही थीं। यहाँ कैसे? उसे स्टडी रूम से निकलकर बाहर सोफे पर बैठे देखा। उन सब का दम निकला था। अगर वो यहीं बैठा रहा तो वो सब वापस जाएंगे कैसे? वे एक दूसरे को देखकर परेशानी से सोचने लगे, ये जाने बगैर कि वो अपने लैपटॉप पर उन सब हरकतों को देख रहा था। मार दो उसे, वानिया ने दोनों हाथ दिखाकर गला दबाने का इशारा किया। उन्हें देखकर वो हैरान हो गया। वो जानता ही नहीं था कि इस छुटकनी में इतनी जान है। वो लैपटॉप ठीक करता हुआ सोफे से कमर लगाकर आराम से बैठा था। सब उसकी आवाज को बिना पहचाने हाँ में सर हिला गए थे। अभी बैठने ही वाले थे, अचानक से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये आवाज तो इनमें से किसी की नहीं थी। वो हैरत से सोचते हुए
जिसकी नज़र लैपटॉप पर थी। वानिया ने उसके पीछे से निकलते हुए लैपटॉप पर नजर डालना चाहिए। वो लैपटॉप पर अपना चेहरा देखकर बुरी तरह चीखी थी। मारे गए, वो ये कहते हुए अपने मुंह पर हाथ रख गई, जबकि उसकी पूरी रंगत सफेद पड़ चुकी थी। उसकी सफेद रंगत पड़ते देख सब लोग उसे देखने लगे। बाहर आओ सारे। इससे पहले कोई कुछ कहता, सुहेल की सख्त आवाज ने उन सबको हैरान कर दिया। वो सब नजरें झुकाकर उसके सामने आकर खड़े थे, जिस पर वो सबको देखता हुआ लैपटॉप बंद कर गया। क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो बहुत सख्ती से पूछ रहा था। उसको देखकर वानिया रोना शुरू कर चुकी थी। उसके किए का सबसे खतरनाक हथियार यही था जो उसे सुहेल से बचा सकता था। हमजा ने कुछ कहना चाहा, भाई। वो जब उसके मुंह से निकलती आवाज सुनकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ गया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी, बाकी सब चीखते हुए अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए कांपना शुरू कर चुके थे, जबकि वानिया फटी फटी आंखों से मुंह पर हाथ रख देखकर लगातार कांपे जा रही थी। हमजा को थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था। उसने दोबारा सर उठाने की कोशिश नहीं की। दफा हो जाओ सब यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना, वो बहुत गुस्से से बोला था। सब लोग 200 की स्पीड से वहां से निकले थे। सबसे पहले हमजा निकला था, जबकि सबसे आखिर में वानिया। वो जाते हुए उसे घूर कर देखना नहीं भूली थी, जबकि बहुत गुस्से में उसकी हरकत सामने गुस्से को ठंडा कर गई थी। थैंक गॉड अंदर नहीं गए। वो लोग अपना रुख कमरे की तरफ करते हैं। उसने सुकून भरी सांस ली। उसने सारे रूम में सीसीटीवी को लगा रखा था, हर तरफ हर जगह, और वो अपने पर्सनल फीलिंग किसी के भी सामने खोलने का आदी नहीं था। 2 दिन रह गए हैं, अपने वादे से फिर नहीं जाना। वो उनके कमरे में उनके पास बैठा हुआ जताने लगा, जिससे वो उसे घूर कर रह गए। हाँ, तुम तो जैसे मुझे फिरने दोगे ना, और जैसे मेरे फिर जाने पर तुम मेरे फैसले का मान रखोगे। वो जले कटे अंदाज में बोले थे, जिस पर वो हंस पड़ा। जिंदगी के मामले में कोई झूठ नहीं। कम शब्दों में वो उन्हें बहुत कुछ जता गया, और जानता हूँ अगर मेरी उम्मीदों को पूरा ना उतरे और जरा सा भी शिकायत मिली तो वादा वापस ले लूंगा मैं। वो उसे वॉर्न करने लगे, क्योंकि उसका खतरनाक गुस्सा उन्हें पता था। अच्छा, जिस चीज से आप डर रहे हैं उस चीज का इलाज सुला रहा हूँ मैं, वो आंखें बंद करके अपने दिल से बोला था। जब उसकी बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराए थे। वो ठीक कह रहा था। हाँ हाँ जानता हूँ, अपने वादे से पलटूंगा नहीं मैं, तुम भी ऐसे ही करना। वो अब की बार सीरियस थे। यार, आपसे वादा करने में मजा नहीं आ रहा, मैं आपकी बेगम से करूँगा। वो उन्हें छेड़ने लगा, जब वो उसकी बात पर चिढ़कर रह गए। मैं चाहूँ ना, मुझसे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन फौरन रुक गए। क्या हुआ? बोलिए ना। उन्हें रुकते देख मुस्कुराहट दबाता पूछने लगा। उसका ये रूप सिर्फ उन्हीं के लिए था, बाकी सब के लिए वो एक खतरनाक और खड़ूस इंसान था। दफा हो जाओ, कभी अपने सास से भी मिल लिया करो। वो उसे लटराते हुए सलाह देने लगे। फ्री का तो वह कुछ भी नहीं लेता, आप इतना महंगा मशवरा दे रहे हैं, नहीं चाहिए। वो उनके पास से उठता हुआ अपनी गाड़ी की चाबी ऊपर को उछालता हुआ कैच करते हुए बोला था। जब वो उसके ऊपर से नजर हटा गए, वो लग ही इतना प्यारा रहा था। पठानों की यह हवेली कई एकड़ में फैली थी, हर तरफ बारीकी से काम किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं थी। इस हवेली के सरदार सुल्तान पठानी थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे के 3 बच्चे थे, हमजा, महविश, दानिया, और छोटे बेटे की शादी उनके चाचा की बेटी से हुई थी, और उनकी एक ही बेटी थी, अनम, और बेटी की शादी उनकी पसंद से हुई थी। पति के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वो अपने दोनों बच्चों के साथ हवेली में रहती थी। उनके भी 2 बच्चे थे, इल्मा, कासिम। जबकि हवेली के एक हिस्से में रहता वो इंसान दादा की जान का जिगर का टुकड़ा था। वो उनके दोस्त का पोता था, मगर उन्हें अपने खून से ज्यादा प्यारा था। सुहेल। उसकी परवरिश दादा जान ने ही की थी, और बचपन से वो इस हवेली में रहता था। हवेली का हर बच्चा उससे डरता था। उसकी आंखें सबको डराती थीं। हमजा और इल्मा की तो उनसे जान निकलती थी। इल्मा को उसने कभी कुछ कहा नहीं था, मगर हमजा को एक थप्पड़ पड़ चुका था, जिसकी वजह से डर कर रहता था। आज कोई बहुत खुश लग रहा है। जो सिंगर मेज के सामने बैठी हल्का हल्का और पीछे से उभरती आवाज पर
उसने उसे शर्माई शर्माई आंखों पर देखा था, जो आंखों में चमकती हुई शरारत लिए उसे देख रही थी। हाँ तो होंगी ना खुश, इतने सालों का अरमान पूरा होने जा रहा है। वह अपनी चूड़ियां बजाती हुई मुस्कुरा गई। सबने उसकी हरकत पर घूरा था। शर्म कर लो, दुल्हन बनी हो। उसकी फुप्पो ने उसे लताड़ा था। अरे फुप्पो, जाने दो, क्यों गुस्सा करती हैं? एक ही तो बार दुल्हन बनना है मुझे। अपनी जगह से उठकर अपनी फुप्पो के बाजू में हाथ डालते हुए शरारत भरे लहजे में बोली थी, जबकि अनोखी दुल्हन को देखकर सब हैरान थे। वानिया तो रोएगी नहीं। अनम, जो उसे चेखते हुए देख रही थी, एकदम से पूछने लगी, जिस पर सब हंसने लगे। ऊपर वाला न करे, रोए मेरे दुश्मन। अपना टीका सही करते हुए देखते हुए लहजे में बोली थी और आखिर में सर झटक गई जब अनम ने मुंह बनाया। यार, तू रोती हुई कैसी लगती है? मुझे देखना था। वो अपने हाथों को गाल पर टिकाए हुए बोली थी। जब उसकी बात सुनते हुए उसकी मम्मी ने उसे घूरा। कभी अच्छा मत बोलना तुम। उसे घूरती हुई उसकी नजर उतारने लगी, जो अपनी अरेंज मैरिज पर भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बस शादी करनी थी, चाहे उसे राह चलते फकीर से कर दो। बारात आ गई है, चलो चलें। वो सब बाहर जाने के लिए शोर मचाने लगे। जब इल्मा के दिल में हलचल हुई, वो अपनी टीम को आवाज लगाते हुए बोली, ओ सुनो। जब सबने उसके पुकारने पर उसकी बात सुनी थी, यार मुझे भी देखनी है। वो मुंह बनाते हुए अपनी ख्वाहिश बताने लगी, जिस पर वो सब उसे देखते रह गए। आर यू सीरियस? ये आवाज महविश की थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कोई बात नहीं है। महविश उसे घूरती हुई बाहर ले जाने लगी। तुम सब बेवफाई करते थे। सदमे से खुद को देखने लगी। ये सब मुकर गईं। वो उनके किए हुए वादे याद कर कर रोने लगी, मगर कोई भी उसके पास रुकने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो खुद जुगाड़ लगाती रास्ता देखने का सोचने लगी। पठान हवेली में इस टाइम मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर पहले जहां आतिशबाजी हो रही थी, वहीं गहरा सन्नाटा था। आखिरी मौके पर लड़की की असलियत सबके सामने आई थी, जो पहले से शादीशुदा बल्कि 2 बच्चों का बाप था। जबकि दुल्हन बनी बैठी हुई वानिया बेयकीनी से सबको देख रही थी। उस हवेली में उसके भाई थे, पापा, दादा, हर इंसान था, मगर किसी ने भी जांच पड़ताल नहीं करवाई थी। वो दुख से सोचती हुई अपना तमाशा बनते हुए देख रही थी, जबकि लोगों की बातें बनने लगीं। सब लोगों को अपनी जगह वापस बैठा दो, निकाह अभी होगा। ये आवाज दादा जान की थी, जो रौबदार लहजे में अपना हुक्म सुनाकर एक तरफ रखे सोफे पर बैठे थे। वो अपनी जगह पर अकड़ कर बैठते हुए हमजा अपने पोते को पुकार गए, पर बहुत से लोगों ने नासमझी से उनकी तरफ देखा, जबकि वानिया का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। तो क्या हमजा? नहीं, वो नहीं हो सकता। हमजा के साथ मेरी शादी नहीं कर सकते। वो छोटा है, बच्चा है अभी, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो दिल में सोचती हुई अपने दादा की अगली बात का इंतजार करने लगी। वो अपना और हमजा का तमाशा नहीं बनने देगी। उसकी खुद की जिंदगी तो तबाह हो चुकी थी, मगर वो हमजा की नहीं करना चाहती थी। जी दादा जान। हमजा ने अपने दादा की तरफ आकर अपना सर झुकाया। सबके सर पर बम फूटा। सुहेल को ले आओ। वो अपना हुक्म सुनाते हुए उसके उठने का इंतजार करने लगे, जबकि हमजा को लगा जैसे उसे जिंदा जमीन में धंसने का हुक्म दे दिया हो। सुहेल। वानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा। उस खड़ूस को क्यों? वो हैरानी से सोचती हुई अपने दादा को देखने लगी, जबकि उनकी निगाहें कहीं और थीं। दादा जान, मैं जाऊं? हमजा डरते डरते लहजे में बोला, जब अपने दादा की कतदार आवाज से खड़ा हुआ। बहुत खतरनाक है। वो उनसे कुछ दूरी पर होता हुआ बोला था, तो वो गुस्से भरी निगाह से देखने लगे। कासिम को बोलो ना। वो एक तरफ उसकी तरफ इशारा करके बोला था, जिस पर कासिम ने भी उसे घूरा था। जाओ और उससे कहना कि वानिया ने बुलाया है। फिर कुछ नहीं कहेगा। वो उसे बुलाने का तरीका बताते हुए बोले। जब उनकी बात पर सबने नासमझी से देखा। क्या मतलब? कुछ नहीं कहेगा, वो भी वानिया के नाम पर? नूरी ने जले भुने लहजे में कहा था। ये बात उसके लिए हजम करना आसान नहीं थी कि पठान हवेली का सबसे बड़ा बेटा, जो मारने और मरने के लिए तैयार रहता, वानिया के नाम पर कुछ नहीं कहेगा। हाँ, जाकर देखो, उससे कहते हुए वो उसके जाने का इंतजार करने लगे। जब हमजा डरते डरते अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया, कुछ देर बाद वो उसके साथ आता हुआ दिखाई दिया, जिसने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक ही जीन्स पहन रखी थी। माथे पर बिखरे बाल पूरी तरह उलझे हुए थे, जबकि बंद मुट्ठियां उसकी बर्दाश्त बता रही थी।
उसे भीड़ से नफरत थी, लेकिन जिसने उसे बुलाया था उसका बुलावा वो इग्नोर नहीं कर सकता था। जबकि उसके साथ हमजा अपने बालों को हाथ से सेट करता फुल एटीट्यूड में स्लो मोशन में आ रहा था। क्या हुआ? सब ठीक है? वो जानता था, पर फिर भी अनजान बना। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है, वो उसकी एक्टिंग पर बोले थे। मुझे नहीं लगता आपका कहा हुआ मुझे कुछ समझ आएगा। वो भी उनका ही पोता था। जब उसकी चालाकी पर दादा उसे देखकर रह गए। वान्या की बारात वापस चली गई है। वो शब्द नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि हर कोई इस बात से वाकिफ था। ओह सो सैड। कोई बात नहीं, लड़के और बहुत जानबूझकर वो ऐसा कर रहा था। जब दादा जान ने उसे वॉर्न करती हुई नजरों से देखा, जो हाथ पीछे बांधा हुआ खड़ा था। अच्छा फिर ऐसा करो, मुझे अभी कोई लड़का बता दो, ताकि मैं अपनी वानिया का रिश्ता। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करते, एक झटके से अपना सर उठाता हुआ उन्हें देख गया। उसकी आंखों में कुछ तो था जो दादा जान कहते हुए चुप हो गए। वो अपना हाथ आगे करता हुआ बोला, मीट मी। उसकी इस हरकत पर सब अपनी मुस्कान दबाकर रह गए। शट अप। दादा जान को मैं दबा रहा था और वो दब भी रहे थे। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, वो कहते हुए उसकी बाजू पकड़कर वानिया के पास बिठा गए। जबकि वानिया के ऊपर होने वाले जुल्म सहकर वो खामोश बैठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था मौलवी साहब की जबान खींच लेती, जो कितनी तेजी से निकाह पढ़ाना चाह रहे थे। उसे शादी करनी थी एक आम इंसान से, ऐसी कैद में तो भेजने के लिए नहीं बोला था। वो उदास होती हुई आंखें बंद कर गई। मौलवी साहब अपना काम करने में बिजी थे। 3 बार कबूल है कहने के बाद वो मौलवी को कोसने लगी। आज रात चैन की नींद नहीं सोएंगे। वो सबको कोसती हुई अपनी किस्मत पर ना बहने वाले आंसू बहाने लगी, जबकि बाकी पका पका उसके साथ होने वाला सीन देखते रह गए। इस इंसान से सबसे ज्यादा डरने वाली भी वानिया थी, और अब उसकी पत्नी भी वानिया ही थी। निकाह होने के बाद में अब अपने कमरे में अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर उतार रही थी, जबकि अनम उसकी हालत देखकर हंसने लगी। अगर अब की बार तुम्हारी मुझे आवाज आई ना तो मुंह तोड़ दूंगी। वो उसे डांटते हुए एक झटके से अपना दुपट्टा खींचने लगी। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? वो जो अपने आप को नोच रही थी, अपनी माँ की आवाज पर दरवाजे को देखने लगी, जो अपने माथे पर हाथ रखकर खामोश नजरों से देख रही थी। ऊपर वाला सब्र देगा मुझे। जो इंसान आपने मेरे पल्ले डाला है ना, मेरा सारा दिमाग खराब हो जाना है। वो उनकी बात पर गुस्से से बोलती रोने लगी थी। अरे अकल की अंधी, ऊपर वाले का शुक्र करो, बैठे बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया तुम्हें। मुझे तो शुरू से बहुत पसंद था। बस वो खामोश रहती थी। उसकी माँ अपने दिल की ख्वाहिश बताने लगी और खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जबकि वानिया उन्हें देखती रह गई। पसंद? वो आपको पसंद करने वाला इंसान लगता है। बहुत घटिया पसंद है आपकी। अपनी माँ के मुंह से उस इंसान के लिए पसंद का शब्द सुनते ही उन पर चढ़ गई थी, जब उसकी माँ ने उसे गुस्से से बोला था, शर्म करो, पति है वो तुम्हारा। वो उसे आंखें दिखाए हुए डांटने लगी, जिस पर वो खामोश हो गई थी। मैं कह रही हूँ, मैं अपने कमरे के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। आखिर समझ क्या रखा है मुझे? इतना शौक था शादी का, सारा खराब कर दिया। वो जमीन पर बैठकर अपना दुखड़ा रोने लगी, जबकि बाकी सब उसकी एक्टिंग पर उसे देखने लगे। हालत देखो अपनी क्या कर ली है। बच्चों को मिलाना हो तो? उसकी माँ ने उसकी बिखरी हालत देखकर बोला, जिस पर वो आंखें फैला गई। ओ हेलो, कौन सा बच्चा, कौन सा मिलना? मेरी बात साफ साफ सुनो, ये मुलाकात है ना, आप लोग अपने तक रखें। और यार फुप्पो, थोड़ा तो ऊपर वाले से डरो। ऊपर जाकर उसे मुंह भी दिखाना है। थोड़ा सा तो डर रखें ऊपर वाले को। ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाओगी? 5 किलो के मुंह वाला आपको बच्चा कहाँ से लगता है? उसको बच्चा कहने पर आग ही तो लग गई थी। तभी बिना सोचे समझे अपने अंदर की जलन मिटाने लगी, जबकि उसके शब्दों पर महविश और इल्मा दोनों हंसने लगे। बस करो वानिया, इतनी बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें। पति है वो तुम्हारा और उम्र में भी बड़ा है। तमीर और इज्जत से बुलाया करो उसको। जब देखो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देती हो। उसके शब्द उनको बुरे लग रहे थे। अगर यही शब्द वो खुद सुन लेता तो यकीनन उसकी जुबान हलक से बाहर खींच लेता। तभी वो तपते हुए बोली, मैं तो मुंह फाड़ कर ही बोलूंगी। वो बिना उनकी बात को खातिर में लाए बदतमीजी करती रही, जिस पर वो उसको देखकर रह गईं। अच्छा ना, खाना खा लीजिए। नहीं खाती कुछ भी। उनको देखने पर
वो सरेंडर करने के अंदाज में हाथ उठाती खाने का कह गई, जिस पर वो मुस्कुराकर उसको गले से लगाती उसके लिए खाना लेने चली गई। वानिया, जो चेंज करने जा रही थी, अपनी फुप्पो की आवाज पर उनकी तरफ मुड़ गई। जी, वो नासमझी से उनको देखने लगी जिन्होंने उसको पुकारा था। वो मिलने आएगा ना, तो मुझे बताना, प्लीज प्लीज। वो उसके हाथ पकड़ती मिन्नत भरे लहजे में बोली, जिस पर वो आंखें फैला गई। फुप्पो, वो क्यों आएंगे भला? न जाने क्यों अब की बार वो उसके जिक्र पर दिल धड़कने लगा। शायद वो नॉर्मल हो गई, इसलिए खाने पर इल्मा और महविश ने उसको छेड़ा था। वो क्यों आएंगे? क्या बात है, इतनी इज्जत। वो उन्हें तंग करने लगी, जिस पर वो पांचों उंगलियों से उन पर लानत भेजते वॉशरूम में बंद हो गई। पीछे उन तीनों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। रात के दूसरे पहर, जहां पर सब लोग सो रहे थे, वहीं पर वो अपनी बालकनी में खड़ा आसमान को देखता पता नहीं क्या तलाश कर रहा था। हवा की खनकी और उसके बिखरते बाल, वो हर मंजर पर भारी था। और कुछ देर वहां खड़े होकर अपने जिस्म पर सितम करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका कमरा नहीं था, पूरा महल था। वहां हर चीज मौजूद थी। अपने किंग साइज बेड के क्राउन के ऊपर लगी अपनी बड़ी फोटो देखकर कुछ सोचने लगा। वो अकेला इस कमरे का मालिक था, तो उसके अकेले की पिक्चर लगी हुई थी। अब उसके कमरे का हिस्सेदार भी आ गया था, तो जाहिर सी बात है उसकी भी पिक्चर तो लगनी चाहिए। सोचते ही वो अपने बेड पर चढ़ता अपनी तस्वीर वहां से उतारने लगा। उसके अब दूसरे वजूद की फोटो चाहिए थी। ऐसे तो उसके पास बहुत सी थी, पर वो एक थे, तो पिक्चर अलग क्यों? तभी वो उसके साथ फोटो लेने का सोचता अपने आईफोन पकड़े कमरे से बाहर निकला। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। रंग बिरंगी लाइट हवेली का माहौल खौफनाक बना रहे थे। जब वो सब कुछ नजरअंदाज करता हुआ अपने जाने वाले कमरे के बाहर आकर रुका। वो उससे निकाह के बाद नहीं मिला था, वो उससे कभी नहीं मिला था। बस उसका डर था, जो हवेली के हर बच्चे के दिल में था। वो अपनी आंखों से किसी को भी डरा सकता था, और वो करता भी यही था। और दोस्त नहीं बनाता था, और जो उसके दोस्त थे उसको झेल भी बस वही सकते थे। कमरे का दरवाजा खोलते ही तेज रोशनी ने उसका वेलकम किया। ओहो, तो मैडम अंधेरे से डरती हैं? वो होठ वाव की शक्ल में गोल करता सोचने लगा, जबकि नजरें उस वजूद की तलाश में थी जिसके खातिर वो यहाँ पर आया था। सुहेल बेड पर चार वजूद को आपस में चिपक कर सोता हुआ देखा। उसका पारा हाई हो गया। उसकी मलकियत, उसकी बीवी, तीन लोगों के बीच चिपक कर सो रही थी। ये देखते ही उसकी आंखें पल में लहूलुहान हो गईं। उसका बस नहीं चल रहा था वो एक पल में उन सबको उठाकर पटक दे, पर वो इस हालत में उनको उठा भी नहीं सकता था। तभी खुद से कोई प्लान सोचता वो बिना बाकी तीनों पर निगाह डाले अपनी बीवी को घूर रहा था। तभी वो उसके बालों का कुछ हिस्सा लेता उसके नाक में घुमाने लगा। अपने नाक में कुछ चलता हुआ महसूस करके वानिया एक पल में चीख मारती हुई उठी। जब वो उसके होठों पर अपनी मजबूत हथेली जमाकर उसकी चीख बंद कर गया। आवाज बंद करो, बाहर निकलो तुम। वो उसको तेज नजरों से देख रहा था, जबकि वानिया बेयकीनी से उसको अपने कमरे में देख रही थी। क्या वो सच में आ गया था या सिर्फ सपना था? वो आंखें फाड़े हुए उसको देखते ही जा रही थी। वो दोबारा से चीखा, सुना नहीं तुमने? बाहर निकलो यहाँ से। अब की बार उसके कान के पास आकर बोला। उसका बस नहीं चल रहा था बराबर वाले के वजूद को वो 1 मिनट में राख कर दे। दोबारा से गुस्से से बोलता देख वो अपने आप को बीच में से निकालती जमीन पर खड़ी हुई। जब वो उसके खड़े होने पर एक पल में उसको अपने बाजुओं में उठा गया। इससे पहले कि वो उसकी हरकत पर चीखती, वो उसके होठों पर गहरी गिरफ्त छोड़ गया। वानिया की आंखें फट जाने के करीब थीं। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी वो खड़ूस इंसान उसके कमरे में आया था, उसको उठाया भी था, और अब किस भी। वो सदमे में जाने को थी, जबकि वो उसकी आंखों को सीरियस लिए अपनी किस को और गहरा करता हुआ मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके होठ को सख्त नहीं कर रहा था, उसके होठ को झिंझोड़ कर रख दिया था, ताकि वो किसी भी तरह की आवाज नहीं निकाल सके। अपने महल जैसे कमरे में एंटर होते ही वो पाँव से दरवाजा बंद करता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसको वॉशरूम की तरफ बढ़ते देख वो बहुत हैरान हुई थी। कहीं हार्पिक पिलाकर तो नहीं मारने वाला हूँ मुझे? पानी में डुबोकर मुझे बचा ले ऊपर वाले। मुझे अभी नहीं मरना। मेरी उम्र ही क्या है? इस खड़ूस इंसान से बचा ले। इसके इरादों से वो दिल ही दिल में ऊपर वाले से बातें कर गई और अपनी सलामती की दुआ मांगने लगी, जबकि वो उसके चेहरे से उसकी कम अकल सोच का अंदाजा लगा गया था।
क्या सोच रही हो? वो सर हिलाते शावर के नीचे खड़े शावर ऑन कर गया। बहुत ठंडा पानी ऊपर पड़ते ही उसकी चीखें निकली, जिनको वो नजरअंदाज करता शावर को और तेज कर गया। नहीं प्लीज, वो पानी से बचने को उसमें पनाह लेने लगी, जिस पर वो उसको पकड़ता खुद में छुपाने लगा। सॉरी लिटिल गर्ल, बट ये जरूरी है। कहते ही वो एक झटके में उसका दुपट्टा उसके बदन से जुदा कर गया। उसकी हरकत पर वानिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आप क्या हुआ? लड़खड़ाते हुए लहजों में कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द निकलने से मना कर रहे थे। मेरी मलकियत हो तुम, मेरी पत्नी हो। सुहेल किसी और का जरा सा भी एहसास तुम पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी उनका तुमसे चिपक कर सोना, नो नेवर। बहुत ठंडे लहजे में बोलता हुआ उसके बदन पर हाथ फेरता उनके एहसासों को मिटाने लगा, जबकि वानिया उस साइको इंसान को देखते रह गई। आप पागल हैं क्या? बोलना चाहते हुए भी बोल उठी, जबकि डर से उसकी सांसें सूख रही थीं। वो उसके पोर्शन में थी, उसकी कैद में थी, उसके साथ अकेली, जबकि उसकी बात पर वो हल्का सा हंसने लगा। वानिया को उसके हंसने से भी डर लग रहा था। अपने कपड़े उतारो, उसको हुक्म दे गया। जब वानिया आंखें फाड़ते हुए उसको देखने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हैरानगी और बेयकीनी से उसको देखने लगी। हाँ, अपने कपड़े उतारो, मैं दिला दूंगा, फिलहाल मेरे पहनो, सुबह रूम में जाकर अपने पहन लेना। वो उसको फ्री में मशवरे देने लगा। जब उसकी बात सुनती वो आंखें फैला गई थी। नहीं, वो सिसकने लगी। जब वो हैरत से उसको रोता हुआ देखा तो कदम पीछे हो गया। क्या हुआ? वो सच में हैरान हुआ था। प्लीज मेरे साथ ये सब नहीं करिए, वो मन्नत भरे अंदाज में बोलने लगी। जब उसकी बात सुनता वो हैरान हुआ। क्या सब नहीं करूं? वो नासमझ से पूछने लगा। जब उसकी बात याद दिलाने लगी, यही कि मैं कपड़े उतारूं, प्लीज आप ऐसे नहीं करिए। वो रोते हुए शर्म के मारे बमुश्किल ये शब्द बोल सकी, जब उसके होठों पर अपना सर पकड़कर रह गया। भाई, इंसान हूं मैं भी, बहक सकता हूं, मेरा दिमाग नहीं खराब। अपने सामने तुम्हारे कपड़े उतरवाऊं? जा रहा हूं, तुम शावर करो और इन कपड़ों को यहीं फेंक देना, दोबारा हाथ भी मत लगाना। उस कम अकल लड़की की सोच पड़ता अपना सर पकड़ गया। तभी जरा सख्त लहजे में बोलता अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा गया, जबकि वो उसकी तरफ अपना मुंह हैरत से खोल गई। अरे, ये चले गए? मुझे तो लगा था ये हीरो की तरह रोमांस करेंगे। बाथरूम रोमांस, हाय कितना मजे का होता। वो उसके जाने के बाद सारा रोना भुलाए अपनी फ्रैक्शन वर्ल्ड में जा चुकी थी, जबकि वो उसकी सोच से अनजान कपड़े निकालने लगा। इतनी बड़ी तो इस पतली को आनी नहीं। वो अपनी पैंट का साइज देखता हुआ बोला, तभी अपनी शर्ट निकालता बेड पर डाल गया। उसकी शर्ट ही काफी थी उसके लिए, पर फिर फोटो का सोचता अपनी एक पैंट निकालता उसको काट गया, उसके साइज के मुताबिक कर गया। उसके शावर लेने तक वो उसकी ड्रेस पूरी तैयार कर चुका था। ड्राई मशीन और उसके बाकी के इस्तेमाल की चीजें भी उसने पहले ही निकाल कर रख दी थी। उसके लिए इंतजाम कर रहा था जैसे वो एक रात के मेहमान हो। कुछ देर शावर के बंद होने की आवाज पर बेड पर से कपड़े उठाकर दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ। दरवाजे को हल्का सा नॉक करते हुए वो उसे कपड़े लेने का कहने लगा, जिस पर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना हाथ बाहर निकाल गई। उसकी बाजू देखकर उसका दिल पिघल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि एक झटके में वो उसे बाहर खींच ले या खुद अंदर चला जाए, लेकिन फिलहाल खुद पर कंट्रोल करता हुआ उसने शराफत से उसे कपड़े दे दिए और अपने कदम पीछे ले गया। कुछ ही देर में वो उसके कपड़े पहनकर बाहर निकली। अपने कपड़ों में देखकर उसकी हर रग ने उबाल मारा था। वो उसे लगातार देखता जा रहा था, बिना आंखें झपके और बिना दिल हटाए, जबकि उसकी निगाह पर कंफ्यूज होती अपने बालों को पीछे किसी तरफ समेटने लगी। वो कुछ पल उसे देखने के बाद उठा और उसकी तरफ कदम बढ़ाता चला गया। बाल सुखा ले आप, उसे समझ नहीं आ रहा, कभी वो तुम पर आ जाता तो कभी आप पर। मुझे मेरे कमरे में जाने दीजिए प्लीज। वो उसके डर में खामोश होकर वो करती जा रही थी जो वो कह रहा था। बस अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। पता नहीं क्यों उसका दिल वहां से जाने के लिए मचल रहा था। नहीं, वहां वो सब सो रही हैं, आप उनके साथ नहीं सोएंगी। वो सख्त शब्दों में मना कर गया था। जब वो उसे देखकर रह गई। वो मेरी कजिन है, उसने बताना चाहा, लेकिन वो बोला आप मेरी हैं, मैं अपनी चीज किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शब्द में कहता हुआ अपने जुनून को बयां कर गया था। प्लीज जाने दीजिए। वो बहस करना चाहती थी
वो करती भी जब सामने वाला सुहेल नहीं होता। वो उस लड़के से डरती थी, डर की वजह से रातों को जगा करती थी, रोया करती थी, और आज वही लड़का उसका पति बन गया। कुछ भी कहना बेकार है, अपने बाल ड्राई करें। उसकी बात सुनकर वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अपने बाल ड्राई करने के बाद वो उन्हें ठीक कर एक तरफ बैठ गई और उसने किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। चीज है, उसे एटीट्यूड दिखाता हुआ सारी चीज साइड में कर दी। खड़ी हो, उसके पास आकर वो खड़ा होने को कह गया था। उसके हुक्म पर वो फौरन खड़ी हो गई, जिस पर वो इम्प्रेसिव अंदाज पर उसे देखने लगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो सर हिला गया और वो बिना कुछ बोले उसकी अगली बात सुनने के लिए तैयार थी। फोटो लेनी है मुझे आपके साथ, इसलिए लेने आया था आपको। अगर वो वहां पर नहीं होती, वहीं पर फोटो लेकर छोड़ देता। वो बताने लगा, पता नहीं क्यों इस लड़की के साथ उसके बातें करने का दिल कर रहा था, जबकि वानिया उसकी बातें सुनकर हैरत से उसे देखने लगी। सच में वो उससे बोल नहीं सकी, पर उसके दिल से यही निकला था। उसे हैरत से अपनी तरफ देखता पाकर उसकी हैरत दूर करता बेड वॉल के ऊपर इशारा करने लगा, जहां एक बड़े फ्रेम की जगह देखकर वानिया उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। ऊपर वाले, ये तो मुझसे भी ज्यादा बेसब्रे हैं। कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते थे, आज ही जरूरी थी क्या? वो दिल में सोचती हुई दीवार को देख रही थी, जब सुहेल ने हंसते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। चलो बनाते हैं। ये कहने के साथ ही वो उसका चेहरा शीशे की तरफ करता और खुद उसके पीछे खड़ा होता मिरर पिक्चर लेने लगा। 1 2 3 4 बस एक और। उसे और परेशान होता देख वो अपनी मुस्कान दबा गया। उसकी कमर पकड़ते और उसके कंधों पर अपने होठ रखते एक फोटो क्लिक कर गया। सुहेल, वो अब की बार अपनी सिसकी नहीं रोक पाई। अरे एक और। वो उसके जिस्म से आए हुए खुशबू में गुम होता और उसे अपने करीब करता, उसके कंधे पर प्यार देता, उसको मचलने पर मजबूर कर गया। वो हकलाते हुए उसके कंधे पर हाथ मारती हुई उसे होश में लाने लगी, जब वो अपना फोन बेड पर उछालता, एक झटके से उसकी शर्ट के बटन तोड़ता, उसकी गर्दन पर हाथ रखता हुआ उसकी खुशबू में गुम होता चला गया। जबकि वानिया को लगता है शायद आज वो जिंदा बच नहीं पाएगी, जबकि वो बिना कोई लिहाज किए अपने प्यार का निशान उसके जिस्म पर छोड़ता जा रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उसे पीछे की तरफ धकेलती वो गहरी सांस भरने लगी। उसकी हालत देखकर वो कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरता खुद को रिलैक्स करने लगा। यहाँ से जाओ, मैं आता हूँ, सुबह उठा दूंगा, कमरे में जाकर सो जाना, वो उसे कहने लगा, जिस पर वो रोते हुए फौरन ना में सर हिला गई। मुझे अभी जाना है, प्लीज, वो रोते हुए कह रही थी। उसके रोने पर वो झुंझलाता हुआ उसके करीब आया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो उसकी कमर को पकड़कर पूछने लगा, जब उसके नरम लहजे पर और रोती हुई उसको मुक्के मारने लगी। अरे, वो उसकी हरकत पर हंसता हुआ उसके मुक्के अपने जिस्म पर सहने लगा, जब वो बिना रुके उसे दोनों हाथों से मारती जा रही थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? उसकी मासूम सी विनती सुनकर सुहेल कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर गहरी सांस भरते हुए एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की बजाय अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से उसके हाथ को अपने होठों से हटाया, लेकिन कोई और हरकत नहीं की। ठीक है, आज के लिए बस सो जाओ। उसका लहजा भारी था, लेकिन पहले जैसा डरावना नहीं। वानिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सचमुच रुक गया है। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सुहेल ने उसे एकटक देखा, फिर मुड़कर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा था और हवेली पर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम सोचती हो मैं पागल हूँ, जालिम हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ वानिया। मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो मेरा है उसे किसी और की नजरों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वानिया ने उसकी बात सुनी, पर चुप रही। उसका डर इतना गहरा था कि कोई जवाब नहीं निकला। बस उसने अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे से कमरे के कोने में बैठ गई। रात भर दोनों में कोई बात नहीं हुई। सुहेल सोफे पर जा बैठा और आंखें बंद कर ली, जबकि वानिया थक कर वहीं बैठी सोई। सुबह की हल्की किरण कमरे में आई तो माहौल बदला बदला सा था। वानिया की आंखें सूजी हुई थी। सुहेल अब भी खामोश था, लेकिन उसका चेहरा उतना सख्त नहीं लग रहा था। जब वानिया उठकर जाने लगी तो सुहेल ने धीमे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं छूऊंगा, लेकिन याद रखना अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी से
कभी पीछे नहीं हटता। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ी नरमी थी। वानिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वो खुद भी किसी अंदरूनी कैद में जी रहा हो। वानिया कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। जाने के बाद वो अपने कमरे में सो गई और पूरे दिन उसके दिमाग में सुहेल की बातें घूमती रहीं। वानिया उस रात देर तक जागती रही। उसके मन में बहुत सी बातें उठ रही थीं, डर भी था और एक अजीब सी हलचल भी। पर अब उसे लगने लगा था कि अगर वो हमेशा चुप रही तो ये खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाएगी। वो बिस्तर से उठी, खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर आसमान में हल्की सी चांदनी थी। उसने पहली बार खुद से कहा कि उसे अब बोलना होगा, क्योंकि अगर उसने अपनी बात नहीं रखी तो कोई और उसकी तरफ से नहीं बोलेगा। अगले दिन सुबह जब सुहेल कमरे में आया तो हमेशा की तरह उसका रौबदार अंदाज नहीं था, बल्कि वो थोड़ी थकान में दिख रहा था। वानिया ने सोचा यही सही वक्त है और उसने हिम्मत करके कहा, सुहेल, मुझे आपसे बात करनी है। सुहेल ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हुआ हो कि वो खुद पहल करके उससे बात कर रही है। वो वापस आया और बोला, हाँ कहो। वानिया के गले में अटकने थी, लेकिन उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा, आप हर बार मुझे अपनी चीज कहते हो, लेकिन मैं चीज नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरी भी इच्छा है, मेरी भी सोच है। अगर आप मुझे अपने पास रखना चाहते हो तो ये जबरदस्ती से नहीं होगा, बल्कि भरोसे से होगा। आप मुझे डराकर पास रख सकते हैं, लेकिन उस डर में मैं कभी आपका सुकून नहीं बन सकती। अगर सच में आपको मेरी जरूरत है तो मुझे मेरी इज्जत और मेरी मर्यादा के साथ स्वीकार कीजिए। सुहेल उसकी बात सुनकर चुपचाप खड़ा रह गया। वो जैसे पहली बार उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। वानिया का डर अब भी था, पर उसके शब्दों में एक नया साहस था। उसने और कहा, मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको नफरत करती हूँ, पर यह भी सच है कि मैं आपको प्यार नहीं कर सकती जब तक आप मुझे मेरी मर्जी के साथ जीने नहीं देंगे, मुझे अपने फैसले खुद करने नहीं देंगे, मुझे ये एहसास दिलाएंगे कि मैं आपके पास कैदी बनकर नहीं, बल्कि अपने दिल से रह रही हूँ। तभी शायद मैं भी आपको अपना मान पाऊंगी। आप सोचते हैं कि आप मुझे खो देंगे, इसलिए पकड़ कर रखते हो, लेकिन किसी को पकड़ कर रखने से वो दिल से आपका नहीं होता। अगर सच में मुझे पाना चाहते हो तो मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे भरोसा दीजिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको अपने दिल से देख सकूं। सुहेल उसके हर शब्द को सुनता रहा। उसकी आंखों में कई भाव आते गए, कभी गुस्सा, कभी हैरानी, कभी नरमी, पर उसने खुद को चुप रखा। वानिया को लगा कि उसने शायद बहुत बोल दिया, पर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि आज पहली बार उसने अपना डर तोड़कर अपनी बात रखी थी। वो वापस जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे लगा कि चाहे सुहेल उसकी बात माने या न माने, पर उसने खुद को अपने सामने साबित कर दिया कि वो सिर्फ डरपोक लड़की नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपने हक के लिए आवाज उठा सकती है। अब जो भी होगा, वो कम से कम अपने शब्दों की ताकत से लड़ेगी। यही उसकी पहली जीत थी। उसकी बात सुनकर सुहेल खिड़की के बाहर खड़ा देख रहा था और सूरज की पहली किरण कमरे में धीरे से घुस रही थी। वानिया ने देखा कि आंखों में रात की ठंडक और एक तरह का थकान थी। उसने हिम्मत करके पास जाकर धीरे से कहा, आप ठीक है? तो सुहेल ने एक लंबी सांस ली और बिना किसी झिझक के बोला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ऐसा हूँ। मैंने बचपन में बहुत कुछ देखा और सहा है। मैंने अपना घर खोया था और मैंने अपने करीबियों को धोखा खाते देखा। उस धोखे ने मेरे दिल में एक दरार छोड़ दी और मैंने सोचा कि अगर मैं किसी चीज को अपने पास ना रखूं तो मुझे फिर कभी उस तरह का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने हर रिश्ते को एक चीज की तरह संभालना शुरू कर दिया। मैंने एक बार किसी को जाने दे दिया तो वो खो गया और फिर मेरी दुनिया उजड़ गई। तब से मैं हर चीज पर पकड़ बना लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं फिर किसी को खो न दूँ। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरी तरफ है और मैंने डरकर खुद को ही खतरनाक बना लिया। वो धीमी आवाज में बोल रहा था और उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तासुरी सी पनाह भी थी। वानिया उसकी बातें सुनती रही और उसके दिल पर उसके शब्दों का असर हुआ। उसे सुहेल की कमजोरी और अकेलेपन का एहसास हुआ, पर साथ ही उसे याद आया कि उसकी अपनी इज्जत और आज़ादी भी है। वानिया ने धीरे से कहा, अगर आपको दर्द है और आप अकेले हैं तो मैं आपको समझ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपनी चीज समझ लें। आप मेरी सोच और मेरी इजाजत का सम्मान करिएगा।
आप मेरे कमरे में बिना बताए नहीं आना और मुझे छूने से पहले परमिशन लेना, क्योंकि मेरा डर अभी भी जिंदा है और मुझे धीरे धीरे भरोसा चाहिए। सुहेल उसकी बातों को सुनकर चुप रहा। उसने अपने गुस्से को दबाया और आखिरी बार बड़ी सी गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से तुम्हारे साथ जो भी करूँगा वो तुम्हारी इच्छा के साथ होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा और मैं तुम्हारी मर्यादा का आदर करूँगा। ये कहकर उसने अपनी बात को सरल रखा और वानिया की आंखों में कुछ राहत दिखी, जो अभी तक डरी हुई थी। दिनों ने सिखाया कि भरोसा चमेली के फूल जैसा है, जिसे धीरे धीरे खोलना पड़ता है। वानिया ने छोटी छोटी बातें करनी शुरू की। वो सुबह अपने काम में लगी और उसने अपने कपड़े खुद संभालने शुरू कर दिए। सुहेल ने भी देखा कि वो छोटी छोटी आज़ादियाँ मांग रही है और वो उन्हीं का सम्मान करने लगा। उसने दफ्तर वालों से कहा कि वानिया के साथ साफ और इज्जत से सलूक हो और कमरे के दरवाजे पर आपसे कोई बिना नॉक किए नहीं आएगा। उसने छोटे छोटे नियम बनाए, जिसमें सबसे बड़ा नियम ये था कि किसी भी चीज़ के लिए सहमति ज़रूरी होगी। वानिया ने एक दिन पूछा, क्या ये सब वाकई बदल सकता है? सुहेल ने सर हिलाया और बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने जब मेरे दर्द को जाना तब मेरे अंदर का कुछ नरम हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे आजमाओ और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे रोकना, ये बोलकर वानिया ने पहली बार उसे आंखों में देखा और उसने महसूस किया कि उसके अंदर की कठोरता कुछ गुम होने लगी है। पर डर एक दिन में मिटता नहीं, ये धीरे धीरे छटने लगेगा। समय ने दोनों के छोटे छोटे पल दिए। उन्होंने एक दूसरे की आदतों को जाना और एक दूसरे के हिस्सा बनते गए। कुछ दिन ऐसे आए जब सुहेल बिना किसी हड़बड़ी के उसके लिए चाय लेकर आया और वानिया ने देखा कि उसने नरम आवाज में पूछा, क्या चाय पसंद है? वो छोटी सी बात उनके बीच एक पुल बन गई। उन्होंने साथ में खिड़की के पास बैठकर चुपचाप सूरज को देखा और दोनों के भीतर एक नई समझ ने जगह बना ली। पर दोनों के चेहरे पर कभी कभी चिंता भी आ जाती थी। वानिया को कभी कभी डर सता जाता कि ये सब असली है और सुहेल को भी अपने अतीत की याद आ जाती थी और वो अचानक सख्त हो जाता था। फिर दोनों फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। इस तरह धीरे धीरे उनका रिश्ता एक संघर्ष और समझौते के बीच पला बढ़ा और हवेली में नए किस्म के खामोश पल आने लगे थे, जहां डर और भरोसा एक साथ रहते थे और दोनों को ये नहीं पता था कि आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर आएगा। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। ये रिश्ता ना तो पूरी तरह से मोहब्बत का था और ना ही पूरी तरह नफरत। ये ना तो केवल डर था और ना ही केवल भरोसा। ये दोनों का मिला जुला रंग था, जैसे कोई अधूरा गीत हो जो कभी सुर में बहने लगे और कभी बेसुरा होकर टूट जाए। सुहेल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका गुस्सा अब भी जिंदा था, पर उस गुस्से के पीछे छुपा हुआ दर्द और कमजोरी वानिया ने देख ली। रिश्ते का ये अजीब सा खेल उनके रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने लगा। कभी सुहेल उसके लिए चाय बनाकर ले आता और बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी आंखों में देखता, तो वानिया की आंखों में हल्की सी हैरानी और हल्की सी मुस्कान उभर जाती। कभी वो अचानक से उसकी तरफ खींच आता और उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता, पर फिर तुरंत ही छोड़ देता, जैसे वो खुद से डर गया हो, और कहता, मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करूँगा। वानिया उसके इस बदलते हुए रूप को समझने की कोशिश करती, पर उसके दिल में अब भी एक डर बैठा हुआ था। वो डर कभी भी उसके सपनों में आ जाता और वो रातों को जाग जाती। पर सुबह जब सुहेल उसकी थकी हुई आंखों को देखता, तो पहली बार वो उसकी परेशानी पर हाथ फेरकर पूछता, क्या तुम ठीक से सोई नहीं? और वानिया उसकी इस छोटी सी नरमी पर हैरान रह जाती। दिन बीतते गए और हवेली की दीवारों ने देखा कि कैसे एक अजीब सा रिश्ता उनके बीच जगह बनाने लगा था। कभी खामोशी में दोनों एक ही कमरे में होते और एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते, पर दोनों ये महसूस करते कि सामने वाला वहाँ है। कभी छोटी सी बात पर बहस हो जाती और वानिया गुस्से में कह देती कि मैं आपकी कैदी नहीं हूँ, और सुहेल उसे घूरकर चुप हो जाता। कभी वो अचानक उसकी तरफ देखकर कह देता, तुम बहुत अलग हो, और ये सुनकर वानिया की आंखें भर आती, क्योंकि उसे पहली बार लगता कि कोई उसे एक ऐसे इंसान की तरह देख रहा है। ये रिश्ता फूलों की तरह था, जो पूरी तरह खिला हुआ नहीं था, लेकिन कली की तरह धीरे धीरे खुलने लगा था। उसमें नमी भी थी और कांटे भी थे, उसमें महक भी थी और दर्द भी था। यह अजीब सा रिश्ता दोनों को मजबूर कर रहा था कि वो एक दूसरे के करीब भी आएं और दूर भी जाएं, और इसी खींचतान में दोनों के दिल में एक अनकहा सा जुड़ाव जन्म लेने लगा था, जो न किसी नाम से बंधा था और न किसी वादे से, लेकिन फिर भी दोनों को रोक रखा था कि वो एक दूसरे को छोड़ न दें।
धीरे धीरे वक्त ने उनके बीच का डर मिटा दिया था और अब वानिया और सुहेल दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। अब उनका रिश्ता डर और मजबूरी का नहीं बल्कि अपनेपन और प्यार का बन गया था। सुबह की हल्की रोशनी में दोनों साथ बैठते और चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। वानिया की आंखें सुहेल के चेहरे पर टिक जाती और सुहेल उसकी हर हल्की मुस्कान को अपने दिल में महसूस करता था। कभी कभी वो उसकी बाहों में उसे भरकर चुपचाप खड़ा हो जाता और बस उसे अपनी छाँव में रखता था। वानिया भी अब उसके करीब होने में डर महसूस नहीं करती थी बल्कि उसकी गर्म बाहों में खुद को सुरक्षित पाती और कभी कभी अपनी हल्की सी हंसी उसके कान में सुनाकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला देती। एक शाम सुहेल ने वानिया को अपने हाथ में लेकर धीरे से बगीचे में ले गया। चारों तरफ फूलों की खुशबू और हवा की हल्की ठंडक थी। वो उसे एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर बैठाया और उसकी आंखों में सीधे देखता हुआ कहा, वानिया, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब ये लगता है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो और मुझे अपनी हर खुशी और हर गम में तुम्हारा साथ चाहिए। वानिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हाँ में सर हिलाया। उसकी धड़कन तेज थी और उसकी सांसें गहरी। सुहेल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर धीरे से उसके होठों पर पहले छोटा सा किस किया और वानिया की आंखें बंद हो गईं। उसने भी अपने हाथ उसके गले पर रखे और पल भर के लिए समय रुक सा गया। दोनों ने बस एक दूसरे की गर्मी और दिल की धड़कन महसूस की। वानिया अब पूरी तरह उसे महसूस कर रही थी। वो उसकी छुअन से नहीं डर रही थी बल्कि उसका हर स्पर्श उसके अंदर तक खुश कर रहा था। सुहेल ने धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में भरकर फर्श पर बैठाया और उसके कान के पास अपनी गर्म सांस दी। वानिया ने उसकी छांव में सर टिकाया और पहली बार उसने उसे नाम से पुकारा। सुहेल ने उसकी आवाज़ को महसूस किया और धीरे से उसका चेहरा उठाकर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ा। ये प्यार अब केवल आंखों और शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि उनके भीतर की भावनाओं का खुला हुआ इजहार बन गया था। दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया और उस गर्मी में पूरी तरह खुद को खो दिया। रात के अंधेरे में कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर की हल्की रोशनी में दोनों चुपचाप बैठे थे। सुहेल वानिया की पीठ पर हाथ फेर रहा था और वानिया उसके हाथों की गर्मी में खुद को आराम देती रही। कभी वो उसके गालों को चूमता तो कभी उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराता। इस बीच वानिया ने पहली बार अपने दिल की गहराई से कहा, सुहेल, मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और सुहेल ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कोई तुम्हें डर नहीं देगा। अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाएगा। और इसी विश्वास के साथ दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर रात के सन्नाटे में एक दूसरे की धड़कनों और सांसों में खो जाना शुरू किया। ये प्यार अब डर और मजबूरी से ऊपर उठकर एक नए विश्वास और अपनेपन में बदल गया था और दोनों जानते थे कि अब उनके बीच कोई दीवार नहीं रह सकती। वानिया और सुहेल के जीवन में अब एक नई हल्की और खुशबू भरी सुबह आने लगी थी। दोनों अब पूरी तरह एक दूसरे पर भरोसा करते थे और एक दूसरे के साथ हर पल बिताने में खुश रहते। उनकी बातें अब केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी बल्कि वो हर छोटे बड़े पल में एक दूसरे के करीब महसूस करते। सुबह उठना और साथ चाय पीना दोनों को नया रिवाज बन गया था। वानिया सुहेल की नज़रों में खुद को सुरक्षित और प्यार से भरी हुई पाती और सुहेल भी वानिया की हर छोटी मुस्कान और हर हल्की हंसी में अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख महसूस करता। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ और वानिया ने महसूस किया कि अब वो केवल उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गई थी। दोनों ने ये निर्णय लिया कि अब वे एक परिवार और भी पूरा करेंगे और इसी सोच के साथ वानिया को पता चला कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी की उम्मीद कर सकती है। वो गर्भवती है। सुहेल ने यह खबर पाते ही खुशी से चौंकते हुए उसे अपने हाथों में लेकर कहा, यह हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और वो वानिया को बार बार गले लगाता और उसके पेट को प्यार से सहलाता। वानिया की आंखों में भी आंसू थे। वो दोनों बहुत खुश थे। पहले 3 महीने बेहद नाजुक थे। वानिया ने अपने शरीर की हर हलचल और बदलाव को महसूस किया। कभी उसे सुबह की उल्टी ने परेशान किया तो सुहेल हमेशा उसके पास था, उसे पानी दिलाता, उसके सर पर हाथ फेरता और हल्की बातें करता, उसका मन हल्का करता। उसने वानिया को हर पल ये भरोसा दिलाया कि ये 9 महीने का सफ़र सिर्फ मुश्किलों का नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन से भरा होगा।
वानिया ने सुहेल के इस साथ को महसूस किया और उसने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। हर दिन वो सुहेल के साथ बैठकर बच्चे के लिए बातें करती और उसका नाम सोचती। कभी वो कहती, सुहेल, आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या नाम रखना चाहिए, और सुहेल हंसते हुए कहता, अब तुम खुद सोचो जो सबसे प्यारा लगे वो नाम रखना। 3 महीने बीतते बीतते वानिया का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा और सुहेल ने घर की छोटी छोटी तैयारियों में लगना शुरू किया। उसने बच्चे के लिए बिस्तर मंगवाया, खिलौने खरीदे, कपड़े और छोटे छोटे जूते लाए। वानिया ये सब देखकर बार बार मुस्कुराती और कहती, ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं। और सुहेल हंसते हुए कहता, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी का इंतजार कर रहा हूँ और हर दिन उसे अपने हाथों में महसूस करना चाहता हूँ। 5वें महीने में वानिया और सुहेल ने अपने कजिन और परिवार के अन्य सदस्य को ये खुशी की खबर बताई। सभी के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। सभी गले मिलकर खुश हो रहे थे। वानिया की बहनें और उसकी कजिन बार बार उसके पेट पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, कितनी प्यारी चीज आने वाली है। सुहेल ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सब इस खुशियों में मेरे साथ शरीक हैं और हर दिन बच्चे की बातें सुनना आप सभी के लिए भी खुशी होगी। वानिया ने महसूस किया कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं बल्कि उसके परिवार और सुहेल के साथ साझा होने वाला था। 6 महीने में बच्चे की हर हल्की हरकत वानिया और सुहेल के लिए नई दुनिया का एहसास लेकर आती। बच्चे की आते ही सुहेल उसका हाथ उसके पेट पर रखता और कहता, देखो हमारी नन्ही सी परी कितनी सक्रिय है। वानिया हंसती और कहती, हाँ, ये हमारी छोटी सी राजकुमारी है। अब घर में हर चीज बच्चे की तैयारी में बदल चुकी थी। कमरा रंगीन कपड़े और खिलौनों से भर गया था। सुहेल ने वानिया के आराम के लिए घर में हर सुविधा का इंतजाम किया। उसने उसे हमेशा ये भरोसा दिलाया कि बच्चे के जन्म तक हर चीज में उसका साथ देने वाला है। 8वें महीने तक वानिया का पेट पूरी तरह बढ़ चुका था और हर दिन वो बच्चे की हल्की हल्की हरकतों को महसूस करती और सुहेल के साथ उस पल को बांटती। कभी वो कहती, सुहेल, लगता है अब समय आ गया है, और सुहेल उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हर रात वो दोनों अपने हाथों को उसके पेट पर रखकर बच्चे से बातें करते, उसका नाम सोचते और उससे मिलने के सपने में खो जाते। बच्चे के आने की खुशी उनके दिल में इस तरह बस गई थी कि हर सांस में केवल उम्मीद और प्यार ही था। नवा महीना आया और वानिया की हालत अब धीरे धीरे अधिक थकी हुई लेकिन खुशियों से भरी थी। सुहेल हर समय उसके पास था, उसे आराम दिलाता, उसकी हर परेशानी में मदद करता। हर रात वो उसके हाथ पकड़े बैठा रहता ताकि उसे अकेले कोई डर न लगे। वानिया को महसूस हुआ कि अब उसका जीवन पूरी तरह सुहेल और उसके आने वाले नन्हे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहा है और अब उसे कोई भी चीज डराने वाली नहीं लग रही थी। अंत में वो दिन आया जब वानिया ने सुबह हल्की हल्का दर्द महसूस किया और सुहेल तुरंत उसके पास था। उसने उसे गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े थे। वानिया बार बार कह रही थी, अब हम अपनी नन्ही परी से मिलेंगे। सुहेल उसकी आंखों में देखता और मुस्कुराया। ये दिन हमारा इंतजार खत्म करने वाला है। फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर ने कहा, ये समय है, और नन्ही सी बच्चे की किलकारियों की आवाज़ कमरे में गूंज गई। सुहेल और वानिया दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर आंसू थे। खुशी और प्यार से भरे हुए आंसू उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। सुहेल ने नन्ही परी को अपनी बाहों में लिया और वानिया के पास जाकर कहा, देखो हमारी खुशियों की कहानी पूरी हो गई है। वानिया ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, अब हमारा घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारी नन्ही परी का भी है, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। घर में खुशियों का माहौल फैल गया। वानिया के सारे कजिन और परिवार वाले भी आ गए और नन्ही परी को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। हर कोई बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराने लगा। सुहेल और वानिया दोनों अपने नन्हे जीवन का पहला पल महसूस कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका प्यार और उनका भरोसा अब पूरा होकर एक नए जीवन के रूप में सामने आया है। सच्चा प्यार और भरोसा ही रिश्ते की असली ताकत होते हैं। जब कोई रिश्ता डर या मजबूरी से नहीं बल्कि अपनेपन, समझ और सम्मान से बुना जाता है तो वो मजबूत और खुशहाल बनता है, और यही प्यार जीवन में सबसे बड़ी खुशी, सुकून और सुख लेकर आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।